संभल में कुल 5 लोगों की मौत हुई। इस हिंसा के पीछे आखिर कौन से वो कारण थे जिनका अभी तक पता लगाया नहीं जा सका है? ये सारे सवाल हैं। इसके अलावा वो मौत जिन 5 लोगों की हुई है वो किस गोली से हुई? क्या इसके पीछे भी पुलिस की कोई नई कहानी है? इन सारे सवालों के जवाब लेकर आज हम हाजिर हैं। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशु और आप देख रहे हैं क्राइम कथा का एक नया एपिसोड। संभल में जो कुछ हिंसा हुई उसको लेकर लाखों सवाल हैं, लेकिन उनके जवाब खोजने के बावजूद नहीं मिल रहे। आज हम इस एपिसोड में इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर जब वहां के सीओ और एसडीएम पर जो आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने इस मामले को और ज्यादा तूल दिया, गोली चलवाई, ये जो सारे आरोप हैं उस पर सीओ अनुज चौधरी का क्या कुछ कहना है? इसके अलावा समाजवादी पार्टी की तरफ से जो नया खुलासा करने की एक नई तरकीब लगाई गई है, जिसमें यह कहा गया है कि पुलिस वाले प्राइवेट बंदूक भी लेकर चलते हैं। इन सारे सवालों के साथ एक लंबी बहस भी छिड़ी है। सोशल मीडिया पर योगी आदित्यनाथ की सरकार पर इन सारे मामलों को तूल देने का भी रंग दिखाया जा रहा है। सवाल यह है कि मस्जिद में जब सर्वे चल रहा था उस दौरान आखिर किसने यह सूचना फैलाई, किसने यह अफवाह फैलाई कि मस्जिद के अंदर वुजू के पानी को खाली करवाया जा रहा है, खुदाई हो रही है, मस्जिद को हड़पने की कोशिश चल रही है। सवाल स्थानीय कोर्ट के उस फैसले पर भी है जिसमें महज एक दिन के अंदर यह साबित करने के लिए सर्वे टीम को भी भेज दिया गया कि वहां पर कोई हरिहर मंदिर हुआ करता था। सवाल 1991 के वर्शिप एक्ट को लेकर भी है कि जब उस दौरान एक नया कानून बनाया गया था तो वो क्या सोच समझकर बनाया गया था। इस कानून के होने के बावजूद अदालतें किस तरीके से फैसले दे रही हैं? इन सभी सवालों के बीच हिंसा की जो दर्दनाक घटना घटी है उसमें प्रशासन और सरकार से सवाल पूछना लाजमी है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने जब वहां के सीओ अनुज चौधरी से बातचीत की तो उन्होंने बताया, आप कह रहे हो कि पुलिस की तरफ से गोली चली है, कोई पिस्टल तान रहा है, तो हो सकता है कि दिखाने के लिए भी ऐसा कर रहा हो। हमें आत्मरक्षा का अधिकार है, हम मरने के लिए पुलिस में भर्ती नहीं हो रहे हैं। हमारे बच्चे हैं, परिवार हैं। एक पढ़े लिखे आदमी को इस तरह एक जाहिल मार देंगे, एक जीवन खत्म होता है। पुलिस वाले का परिवार भी है, पुलिस वाले की सिचुएशन भी तो समझिए। अनुज चौधरी से इन सवालों के आगे भी एक सवाल किया गया। यह सवाल बहुत ज्यादा गंभीर है क्योंकि ऐसा आरोप लग रहा है कि सीओ अनुज चौधरी ने कहा कि इन्हें ठोक दो। इन सारे सवालों से इतर अनुज चौधरी पर एक और आरोप लग रहा है जिसे लेकर भी सवाल किया गया। अनुज चौधरी पर आरोप लग रहा है कि उन्हें ठोकने तक के लिए इजाजत दे दी। इस पर अनुज चौधरी ने कहा कि कहीं कोई मेरी इस बयान का वीडियो दिखा दो, मैं मानूं जब पथराव और फायरिंग हो रही थी तो मैं कानून व्यवस्था को बनाने के लिए जो कुछ कर सकता था किया। हमारे किसी को मारने की कोई मंशा नहीं थी। मंशा, हमारी मारने की कोई मंशा नहीं थी। ये वही शब्द है जिसे आपने शुरुआत में तो बहुत हल्के तरीके से लिया होगा, बहुत आसान लगा होगा, लेकिन अब मंशा जैसे शब्द पर आप जाइए। एक तरफ पहले पुलिस कह रही थी कि उसकी गोली का कोई शिकार नहीं हुआ है या उसकी गोली से कोई मरा नहीं है, लेकिन अनुज चौधरी के इस बयान पर जाइए जब उन्होंने कहा कि हमारी कोई मंशा नहीं थी। क्या गैर इरादतन हुई है? जिन 5 हत्याओं को लेकर आरोप लग रहा है उस पर मंशा जैसे शब्दों से अनुज चौधरी ने एक बार फिर से पेच फंसा दिया है। जो आरोप विपक्ष की तरफ से लगाया जा रहा था कि जो भी मारे गए हैं वो पुलिस की गोली का शिकार बने हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस पर लेकर अनुज चौधरी या फिर संभल पुलिस की तरफ से क्या कुछ नई प्रतिक्रिया आती है, इसको जस्टिफाई किस तरीके से किया जाता है। इस बीच समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव की तरफ से योगी सरकार पर सीधा निशाना साधा गया। मुख्यमंत्री योगी को ही कटघरे में खड़े करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यह सरकार की ऐसी नीति है, एक वर्ग को, एक समाज को टारगेट करना, उन्हें भिड़ाना। उपचुनाव के बाद माहौल दूसरी तरफ से फिर बनाया जा रहा है। वहीं यूपी विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने एक ऐसा दावा कर दिया है जिसके बाद पुलिस प्रशासन पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं, लोगों की विश्वसनीयता को लेकर, पुलिस की विश्वसनीयता को लेकर कि क्या पुलिस वाले सरकारी बंदूक के अलावा एक प्राइवेट बंदूक भी रखते हैं। आप किसी समाज से हो, किसी धर्म से हो, इस बात पर गौर कीजिएगा कि क्या सरकारी बंदूक जो उनको दी गई है आत्मरक्षा के लिए या फिर गंभीर परिस्थितियों के लिए, वो इसके अलावा कोई प्राइवेट बंदूक भी रखते हैं। अगर ऐसा होगा तो यह बहुत बड़ी स्थिति है, पुलिस इनका कभी भी
इस्तेमाल कर सकती है, खुद के कामों के लिए भी। ये सवाल माता प्रसाद पांडे की तरफ से किया गया है, सुनिए उनको। हकीकत यह है, पुलिस बहुत, आप इनके कार्यकलापों को बहुत दिनों से देखते आ रहे हैं। जब ये गोली चलाने की बात करते हैं तो सरकारी बंदूक से गोली कम चलाते हैं। प्राइवेट हमने अपने आंख से देखा है, कई लोग अपने प्राइवेट असलहे जो रखते हैं वो भी लेके पुलिस वाले चलते हैं, इसलिए उसका प्रयोग नहीं करते, क्योंकि उसमें ये फंस जाएंगे, सरकारी गोली बरामद हो जाएगी, सरकारी बंदूक बरामद हो जाएगी, पता चल जाएगा, तो इसमें सीधे मुलजिम बन जाएंगे। अगर इस तरह से अन्य उससे होता है, और आप जानते हो थानों में तमाम प्रकार के कट्टे असलहे रखे रहते हैं, कब ये प्रयोग कर लें क्या ठिकाना है। जिन 5 लोगों की हत्या हुई है उनमें नईम, बिलाल, रोमान, अयान, कैफ, इसमें एक नाबालिग भी है। यानी 5 लोगों की जिंदगियां तो खत्म हो गई। अब जिस समाज से ये लोग होंगे उनके लिए दर्द का विषय है, लेकिन जो दूसरे समाज से लोग हैं उनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इसको लेकर शायद हंसी ठिठोली कर रहे हैं। ये हमारे ही कल के एपिसोड में कुछ ऐसे लोग आए थे जिनकी तरफ से इस तरीके की प्रतिक्रियाएं दी गई थी कि आप एक तरफा रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एक तरफा बयानबाजी कर रहे हैं। हमारी तरफ से ऐसा कुछ भी करने का विचार नहीं होता। हम जो देखते हैं वही आप तक पहुंचाते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि राजनीति के चक्कर में आप पढ़कर अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें। मंदिर, मस्जिद, ये सब कुछ केवल अपने धर्म तक सीमित रखिए। इनको सिर पर मत चढ़ाइए, अपने दिमाग पर मत चढ़ने दीजिए, क्योंकि अगर दिमाग पर ऐसी चीज़ें चढ़ेंगी तो वो असर दिखाएंगी और बहुत भयावह स्थिति हो जाएगी। हम लोग जहाँ तक जानते हैं किसी भी धर्म में इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं। किसी भी धर्म में अगर कोई भगवान को मानता है, ईश्वर को मानता है, तो कभी किसी ईश्वर ने नहीं कहा कि कोई दूसरा धर्म, कोई दूसरा समाज मेरी संतान नहीं है। हमारे लिए यही कहा जाता है कि जो भी जीव जंतु हैं, कुछ भी है, पेड़ पौधे से लेकर सब कुछ उसी ईश्वर की देन है, उसी ईश्वर की संतान है। और वह ईश्वर कभी ऐसा नहीं चाहेगा कि उसकी दूसरी संतान को तकलीफ हो। जो लोग अल्लाह को मानते हैं उनके लिए भी सेम प्रोसेस है। ये सारी चीजें हैं, लेकिन धर्मों में बंटने के कारण राजनीतिक पार्टियां आपको अलग करती हैं, तीतर बीतर करती हैं और फिर आपको लड़वा कर मौत के मुंह में धकेल देती हैं। ये सारे नेता जो भी हैं, बीजेपी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आजाद समाज पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, तमाम पार्टियां जो भी हैं, ये सब केवल बयानबाजी तक सीमित रहेंगे। जब निचली अदालत का फैसला आया उस वक्त भी ऊपरी अदालत में इस बात के लिए दरख्वास्त किया जा सकता था कि सर्वे को रोका जाए। त्वरित सुनवाई भी होती है, हमने बहुत सारे केसेस में देखा है, लेकिन यहां पर विलंब किया गया जानबूझकर कि थोड़ी स्थिति और खराब हो जाए। बीजेपी की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि वहां के सांसद और स्थानीय विधायक के बीच जो उनकी आपसी तालमेल नहीं बैठ रहा था, इसी कारण इस माहौल को जानबूझकर अंजाम दिया गया। यह भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आरोप है। लेकिन इन 5 मौतों को लेकर कोई नहीं आ रहा है। अब इसको लेकर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी वहां का दौरा करना चाहते थे। हालांकि सरकार की तरफ से कहा गया कि माहौल अभी खराब हो सकता है, अगर आप जाएंगे, किसी तरीके की आप बयानबाजी करेंगे तो ये पक्ष आमने सामने फिर से हो सकते हैं। इसके अलावा समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन भी जाना चाहता था, आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद भी जाना चाहते थे, लेकिन इनको भी समय रहते रोक लिया गया। वहां पर इंटरनेट अभी भी बहाल नहीं हुआ है। हालांकि स्कूल चल रहे हैं, फिलहाल सारी चीजें पटरी पर लौट रही हैं। मेरी आप सबसे गुजारिश है, ऐसी चीजों में बिल्कुल ना पड़े। इन सारे मामलों से आप बिल्कुल दूर रहिए। इन ऐसे मामलों में फंसने से खुद को बचाइए, दूसरों को भी बचाइए, और इसके अलावा अपने परिवार, अपनों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। ये पार्टियां आपको लड़वाने के बाद खुद गायब हो जाएंगी। हो सकता है आप इनको वोट भी दे देंगे, सत्ता में बैठते ही आपको भूल जाएंगे, क्योंकि आप इनके लिए चींटी मात्र भी नहीं हैं। आज की इस क्राइम कथा एपिसोड को यही विराम देंगे। मेरी आप सबसे गुजारिश एक बार फिर से रहेगी कि इसको संभल तक पहुंचाइए, उन लोगों तक पहुंचाइए जो लोग ज़्यादातर धार्मिक चीज़ों में, उन्माद में, दूसरों के चक्कर में फंस जाते हैं। कम से कम उनको थोड़ा बहुत राहत मिल सके, उन्हें थोड़ा बहुत इस चीज़ का ज्ञान हो सके कि पार्टियां किस तरीके से आपका इस्तेमाल करती हैं। मेरा नाम है दिव्यांशु, नमस्कार।